हाँ जी, गुड इवनिंग एवरीवन। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टीचर आदर्श आईएएस एकेडमी पर। तो क्या हाल चाल है आप सभी के? गुड इवनिंग एवरीवन। चलिए भाई जल्दी से एक बार क्लास को शेयर कर दो और दोस्तों को अपने बुला लो क्योंकि आज तो आपका सरप्राइज टेस्ट हो गया है ना। स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट बोला था पर मैं आज आपको एमसीक्यूज कराएंगे मेमोरी टॉपिक के, क्योंकि इस टॉपिक में बड़ा कच्चा हाथ है आपका, बहुत तंग हाथ है और यहाँ से क्वेश्चंस बनने के चांसेस है। मेमोरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर ये क्वेश्चंस आपसे नहीं बन रहे हैं तो प्लीज आप लोग मेमोरी टॉपिक को अच्छे से कवर कीजिए। मैंने कवर कराया हुआ है। ओके, मैं लिंक कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगी। ओके, जो इसके मैं एक ड्रॉप कर दूंगी। ओके, मेमोरी टॉपिक को आप लोग देख लेना अगर नहीं देखा है अभी तक तो जल्दी से आप लोग भाई शेयर करके आ जाओ। गुड इवनिंग एवरीवन। हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर कीजिएगा मुझे। ओके, तो देखते हैं भाई कौन क्या सही उत्तर करता है, गलत उत्तर करता है, क्या करते हो तुम लोग, देखते हैं कितना तैयार है। और हाँ, अगर आप लोग मुझसे कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं, सीटीपी कंप्लीट पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग अनअकैडमी प्लस को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर मैं कंप्लीट थ्योरी कोर्सेज आपको प्रोवाइड कराती हूँ। पूरा सीडीपी आप पढ़ सकते हैं, एक एक टॉपिक, एक एक सब्जेक्ट यहाँ पर आपको सब मिल जाएंगे। ओके, चलिए तो आंसर कीजिए भाई जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में कि राइट आंसर क्या हो जाएगा कि स्मृति के 3 तत्व में से कौन सा एक तत्व नहीं है। ओके, ऑप्शंस हैं आपके संकेतन, ऑप्शन नंबर बी है संचयन, ऑप्शन नंबर सी है पुनः प्राप्ति, ऑप्शन नंबर डी है अवधान। स्मृति के 3 तत्व में से कौन सा एक तत्व नहीं है, कौन सा एक एलिमेंट मेमोरी का नहीं है, तो आंसर करके जल्दी से बता दीजिए भाई। तो स्मृति के, हाँ राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फोर्थ हो जाएगा अवधान। ओके, स्मृति के 3 तत्व होते हैं है ना, इनकोडिंग, स्टोरेज और आपका रिट्राइवल है ना। किसी चीज को हम देखते हैं, प्रत्यक्षीकरण करते हैं तो उसका हम साइन, उसका हम इमेज हम क्रिएट कर लेते हैं, फिर उसी चीज को हम स्टोर कर लेते हैं। ओके, और उसी चीज को दोबारा याद करते हैं तो याद आ जाता है। तो स्मृति के 3 तत्व होते हैं, संकेतन, संचयन, पुनः प्राप्ति, और अवधान जैसा कोई एक टर्म नहीं है। ओके, अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए जल्दी से आप लोग कमेंट बॉक्स में। व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज उद्दीपक का श्रवण चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड से थोड़े समय अधिक रख पाता है। ओके, मतलब 1 सेकंड या उससे भी कम समय के लिए किसी भी इंफॉर्मेशन को, ओके, सुनी हुई आवाज को जिसको हम सुनते हैं, तो ये कौन सी प्रकार की स्मृति है, आंसर करके जल्दी से बता दो भाई। ऑप्शंस आपके हैं, इकोइक मेमोरी है, या आपका वर्किंग मेमोरी है, या फेनोलॉजिकल लूप है, या डिक्लेरेटिव मेमोरी है। तो व्यक्ति किसी सुनी हुई आवाज उद्दीपक का श्रवण चिन्ह अपने मन में 1 सेकंड से थोड़े समय अधिक रख पाता है, किस प्रकार की स्मृति है। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा भाई। हाँ जी, तो यहाँ पर सुनी हुई आवाज के बारे में बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, इकोइक मेमोरी के बारे में। अब आप मुझे बताएंगे कि इकोइक मेमोरी, या जैसे हम प्रतिध्वनिक स्मृति के नाम से जानते हैं, ये किस मेमोरी का पार्ट है, किस मेमोरी का ये पार्ट है, आंसर करके बता दो। हाँ, तो ये पार्ट है आपके इकोइक मेमोरी, जो सेंसरी मेमोरी का ये पार्ट है, संवेदी स्मृति का ये पार्ट है आपका। और संवेदी स्मृति के भाई 2 प्रकार होते हैं, एक इकोइक मेमोरी, एक आइकॉनिक मेमोरी। ओके, आइकॉनिक में हम किसी देखी हुई चीज को रख पाते हैं थोड़े समय के लिए, इकोइक में सुनी हुई चीज को। वर्किंग मेमोरी आपकी होती है, इसका प्रतिपादन बेडेली ने किया है। फेनोलॉजिकल लूप वर्किंग मेमोरी का ही एक तंत्र होता है। घोषणात्मक स्मृति एलटीएम का एक प्रकार होता है जो बार्टलेट ने बताया है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। हाँ जी, अगला प्रश्न कह रहा है कि कौन सी स्मृति महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है, मतलब विच मेमोरी इज बेटर इन विमेन देन मेन, वर्किंग मेमोरी, या सेंट्रल एग्जीक्यूटिव, या सिमेंटिक मेमोरी, या एपिसोडिक मेमोरी। तो भाई चलन स्मृति, केंद्रीय कार्यपालक, अर्थगत स्मृति, या प्रासंगिक स्मृति, कौन सी स्मृति महिलाओं में पुरुषों की अपेक्षा ज्यादा अच्छी होती है।
तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का आपका क्या हो जाएगा? हाँ, डी करेक्ट आंसर होगा, प्रासंगिक स्मृति। ओके, ये महिलाओं में ज्यादा अच्छी होती, मतलब एपिसोड जो हमारे जीवन में पूर्व घटनाएं हुई होती हैं ना, वो हमें याद रहती हैं। ठीक है, तो हम वहां गए थे तो ये चीज हुई थी, या 10 साल पहले ये हुआ था। ओके, ये चीजें हमें याद रहती हैं, तो ये एक पार्ट है एलटीएम की का ही है पार्ट। ठीक है, अर्थगत स्मृति और प्रासंगिक स्मृति दोनों ही टुलविंग ने प्रकार बताए हैं, किसके? एलटीएम मेमोरी के बताए हैं। ठीक है, चलिए, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव चलन स्मृति का ही एक तंत्र है। जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव है उसके 3 तंत्र होते हैं। एक है आपका ध्वनिग्रामीय लूप, ठीक है, एक है आपका क्या कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, हाँ, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड। एक आपका कौन सा है? एक है आपका हाँ, केंद्रीय कार्यपालक। ठीक है, तो ये 3 तंत्री होता है आपका वर्किंग मेमोरी। ओके, आइए डिटेल में इसको पढ़ो, पूरी थ्योरी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, रिमेम्बरिंग पुस्तक किसने लिखी है? हु रोट द बुक रिमेम्बरिंग? एबेगहॉस, बार्टलेट, टुलविंग या स्क्वायर? तो भाई किसने लिखी, जल्दी से आंसर करके बता दो आप। रिमेम्बरिंग बुक किसने लिखी है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बार्टलेट हो जाएगा। बार्टलेट ने रिमेम्बरिंग बुक लिखी है, और इन्होंने कहा है कि स्मृति का स्वरूप कैसा होता है? रिकंस्ट्रक्टिव होता है। ठीक है, रचनात्मक होता है। और जबकि एबेगहॉस ने कहा है पुनरुत्पादक होता है, रिप्रोडक्टिव होता है। इन्होंने ही बकवास शब्दांश का यूज भी किया हुआ है, ये भी टर्म पूछी गई है। चलिए अगला प्रश्न देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। ध्वनिग्रामीय लूप और दृष्टि स्थानिक लूप को समन्वित करने का काम कौन करता है? मतलब जो आपका ध्वनिग्रामीय लूप है, जो हम किसी सुनी हुई चीज को हम रिटेन करते याद रख पाते हैं, और जो दृष्टि स्थानिक स्केच पैड है, जो मेल की अच्छी होती है मेमोरी, है ना, स्थान, दिशा, आकार वगैरह को रिटेन कर लेते हैं, तो इन दोनों को कोऑर्डिनेट या समन्वित करने का काम कौन करता है? वर्किंग मेमोरी करती है, सेंट्रल एग्जीक्यूटिव करता है, सिमेंटिक मेमोरी करती है, या ऑल ऑफ द अबव? तो भाई आंसर इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? जल्दी से सही उत्तर दीजिए आप लोग। मैं पहले इंपॉर्टेंट टॉपिक को ही खत्म करूंगी, ओके, ताकि आप एग्जाम के लिए रेडी हो जाएं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? कहाँ गए हम? हाँ, केंद्रीय कार्यपालक। ये इन दोनों को भी समन्वित करने का काम करता है, इवन एलटीएम को भी समन्वित करने का काम केंद्रीय कार्यपालक ही करता है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव का काम ये होता है कि किस इंफॉर्मेशन को इग्नोर करना है और किस इंफॉर्मेशन को रिटेन करके रखना है ना। तो ये सुपरवाइजर का काम करता है, पर्यवेक्षक का काम करता है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव। इट्स अ पार्ट ऑफ वर्किंग मेमोरी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। साइकिल चलाना, टाइप सीखना निम्न में से किस प्रकार की स्मृति के उदाहरण हैं? तो अघोषणात्मक स्मृति, अस्पष्ट स्मृति, या सी होगा संक्रियात्मक स्मृति, या डी होगा उपरोक्त सभी? तो साइकिल चलाना, टाइप सीखना निम्न में से किस प्रकार की स्मृति के उदाहरण हैं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? है ना, ए होगा ना। तो राइट आंसर ए होना चाहिए, क्योंकि इसको हम डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? हम इसको डिक्लेयर नहीं कर सकते हैं, हम इसको बस करके दिखा सकते हैं। तो जिन चीजों को हम डिक्लेयर नहीं कर सकते, सिर्फ करके दिखा सकते, वो नॉन डिक्लेरेटिव होती हैं, और जिन चीजों को हम करके दिखा सकते हैं उन्हें डिक्लेरेटिव हम कहते हैं, घोषणात्मक के नाम से जानते हैं, है ना। जैसे कि कोई मूवी आपने देखी, कोई कहानी आपने पढ़ी, तो वो आप बता सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। घोषणात्मक और अघोषणात्मक दोनों ही एलटीएम यानी कि लॉन्ग टर्म मेमोरी के पार्ट होते हैं, जो कि बार्टलेट ने बताए हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर यहाँ पर डी होगा, क्योंकि अघोषणात्मक स्मृति ही अस्पष्ट और संक्रियात्मक स्मृति के नाम से जानी जाती है, और घोषणात्मक को हम स्पष्ट स्मृति के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी डी। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई।
मेटा संज्ञान पद के उद्भव का श्रेय किसको जाता है ना? तो जॉन फ्लेवेल है, बुआर और क्लार्क हैं, या रॉबिन्सन है, या पियाजे हैं। तो जो मेटाकॉग्निशन टर्म है ये किसने ओरिजिनेट करी है, किसने दिया हुआ है? मेटाकॉग्निशन का मतलब क्या होता है, पहले तो मुझे ये बता दो जल्दी से, मेटाकॉग्निशन क्या होता है? हाँ, मेटाकॉग्निशन पहली बात तो एक हाई लेवल की थिंकिंग होती है, उच्च स्तर का सोचना होता है। जब हम ये देखते हैं कि कोई वस्तु कैसे काम करती है, क्या काम करती है ना? थिंकिंग अबाउट थिंकिंग, सोचने के बारे में सोचना, है ना? हाँ, तो ये चीज होती है, और ये टर्म आपकी ओरिजिनेट किसने करी है? राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर होगा जॉन फ्लेवेल। ओके, तो मेटाकॉग्निशन इसी तरह से एक टर्म है, मेटा मेमोरी। ओके, मेटा स्मृति जिसे कहते हैं, मतलब कि मेमोरी कैसे काम करती है। ओके, वो समझना, ये मेटा स्मृति होती है। मेटा संज्ञान का मतलब होता है सेल्फ अवेयरनेस, खुद के बारे में जानना। ओके, हाई लेवल की चीज होती है। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ करके, स्मरण की प्रक्रिया किस प्रकार की प्रक्रिया है और इसमें कितने प्रकार की सब प्रोसेस होती हैं? What kind of process is the process of remembering and how many type of activities are involved in it? ऑप्शन है जटिल और 4, कॉम्प्लेक्स एंड 4, सरल और 4, सिंपल एंड 4, जटिल और 3, कॉम्प्लेक्स एंड 3, सरल और 3, सिंपल एंड 3। पहली बात तो सब प्रोसेस तो सबको ही पता होंगे, है कि नहीं? उप प्रक्रियाएं सबको ही पता है। कौन कौन सी होती हैं? सीखना होता है, फिर धारण करना होता है, फिर हम रिकॉल करते हैं, फिर हम रिकॉग्नाइज कर लेते हैं। ठीक है, और ये 4 प्रोसेस आपके मेमोरी में किसने दिए हैं? वुडवर्थ ने दिए हुए हैं। और साथ में सरल नहीं है, जटिल होता है। करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर जटिल और 4 हो जाएगा। ओके, तो क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं आया, जल्दी से बता दीजिए भाई, जल्दी जल्दी। मेमोरी टॉपिक कौन कौन पढ़ के बैठा है, कौन कौन अभी तक नहीं पढ़ा है, बताओ। किसने किसने मेमोरी टॉपिक अभी तक नहीं पढ़ा है? कौन कौन से महारथी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा है? नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो। ओके, स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकंड में अनावश्यक जानकारी को भूल जाना शामिल है? मतलब मिनिमम 15 सेकंड एंड 25 सेकंड मैक्सिमम हम रिटेन कर पाते हैं, उसके बाद वो टाटा बाय बाय हो जाती है, भूल जाते हैं। ऑप्शन है दीर्घकालीन स्मृति, ऑप्शन नंबर बी है संवेदी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है चलन स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है लघुकालीन स्मृति। करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, जल्दी से बता दीजिए। स्मृति के किस भाग में 15 से 25 सेकेंड तक, है ना? तो भाई मिनिमम 15 सेकेंड, मैक्सिमम 25 सेकेंड तक। तो यहाँ पर कौन सी मेमोरी हो गई? हाँ जी, तो यहाँ पर हो जाएगी आपकी लघुकालीन स्मृति। ओके, विलियम जेम्स ने इसे कौन सी मेमोरी कहा है? प्राइमरी या सेकेंडरी? आंसर करो चलो जल्दी से। तो विलियम जेम्स ने इसे प्राइमरी मेमोरी माना है, और इस वाली को सेकेंडरी मेमोरी यानी कि द्वितीयक स्मृति माना हुआ है। ओके, चलिए, और इसका प्रतिपादन किसने किया है? बेडेली ने किया हुआ है। अगला क्वेश्चन देखो और आंसर करो आकर के भाई जल्दी से। किसी समस्या के समाधान और सूचनाओं को संसाधित करने में उपयोग में लाए जाने वाले उपायों का चयन निम्न में से कौन करता है? मतलब जब हम प्रॉब्लम सॉल्विंग करते हैं और इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं, तो यहाँ पर हम किस चीज को यूज में लाते हैं? ऑप्शन है आपके दीर्घ अवधि स्मृति को, या केंद्रीय कार्यपालक को, या ऑप्शन नंबर सी है अर्थगत स्मृति को, या स्केच पैड को। जल्दी से आंसर कीजिए। आज दोपहर ही आपको मैं मेमोरी टॉपिक पढ़ा रही थी, है ना? आपको बड़ी समस्याएं हो रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं आपको एमसीक्यूज करा दूं, इसके आपको समस्या ना हो किसी भी तरह की, है ना? तो मैंने आपको बताया था कि किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में हम वर्किंग मेमोरी का यूज करते हैं, है ना? चलन स्मृति का यूज करते हैं, और चलन स्मृति जो आपकी है उसके 3 तंत्र होते हैं। आंसर कीजिए कमेंट में, शेयर कर दो क्लास को भी जल्दी से, है लाइक भी कर दो अगर अभी तक लाइक नहीं किया है आप लोगों ने। हाँ, तो 3 तंत्र होते हैं, एक तो ध्वनिग्रामीय लूप, केंद्रीय कार्यपालक, दृष्टि स्थानिक स्केच पैड।
तो अब हमें वह यहाँ पे कौन मिल रहा है, हमें मिल रहा है यहाँ पर बी राइट आंसर होगा, केंद्रीय कार्यपालक, क्योंकि यही सुपरवाइजर का काम करता है और यही क्या करता है, आपको हेल्प करता है इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में। ओके, तो बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। स्मरण का स्वरूप रचनात्मक होता है, ये विचारधारा किसकी है? स्मरण का स्वरूप रिकंस्ट्रक्टिव है, मतलब कि जैसे कि आप कभी कोई मूवी देख करके आते हो, कोई कहानी आपने याद करी, दोस्त को सुनाते तो कुछ जोड़ तोड़ देते हो, आप कुछ ऐड करते हो, कुछ भूल जाते हो, है ना। तो ये एबिंगहॉस की आइडियोलॉजी है या बार्टलेट की आइडियोलॉजी है या बेडेली की आइडियोलॉजी है, कोलर की आइडियोलॉजी है? तो ये किसकी आइडियोलॉजी है, जल्दी से आंसर कीजिए भाई। हाँ जी, तो whose ideology is the form of remembering is reconstructive, okay, not creative, it's reconstructive, then right answer क्या हो जाएगा यहाँ पर? तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा बार्टलेट, क्योंकि ये तो कहते हैं रिप्रोडक्टिव होती है, हम सेम टू सेम प्रोड्यूस करते हैं, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है ना। मैंने एक क्लास में एमसीक्यूज कराते टाइम कुछ ही बोला होगा, दूसरी आज मैं कुछ ही बोल रही हूँ, है कि नहीं? तो सेम टू सेम तो नहीं होता है, ये तो चीज गलत इन्होंने बताई है। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए। धारण को प्रभावित करने वाला कौन सा निजी कारक है ना, कौन सा पर्सनल फैक्टर है जो आपके रिटेंशन पावर को इन्फ्लुएंस कर रहा है ना। हाँ, तो यहाँ पर देखो आकर के, परिपक्वन है या बी है सीखने की मात्रा, या ऑप्शन नंबर सी है विषय की लंबाई, या ऑप्शन नंबर डी है आपका उपरोक्त में से कोई नहीं। जल्दी से आंसर कर दो। तो धारण को प्रभावित करने वाला जो निजी कारक आपका होगा, पर्सनल फैक्टर जो है, ठीक है, तो वो सीखने की मात्रा, विषय की लंबाई, ये तो होगा नहीं, क्योंकि ये तो इन्फ्लुएंस होते हैं इन्वायरमेंट से। ओके, बाह्य कारक में चले जाएंगे, जितना भी इन्वायरमेंट से इन्फ्लुएंस होगा वो बाह्य कारक में चला जाता है। ओके, परिपक्वता, मैच्योरिटी हमारी अपनी होती है। ओके, तो राइट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, परिपक्वन। ओके, अगला देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। किस स्मृति को विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा है? ऑप्शन है आपके सामने, दीर्घ अवधि स्मृति, संवेदी रजिस्टर, ऑप्शन नंबर सी है चलन स्मृति, ऑप्शन नंबर डी है लघुकालीन स्मृति। तो भाई विलियम जेम्स ने प्राइमरी मेमोरी किसको कहा है? आंसर करके बताइए आप। दीर्घकालीन स्मृति है, संवेदी रजिस्टर है, चलन स्मृति या लघुकालीन स्मृति? तो विलियम अभी ऊपर बता चुकी हूँ, जिसने मेरी बात पर फोकस किया होगा उसको याद होगा। तो विलियम जेम्स ने प्राथमिक स्मृति कहा है किसको? हाँ, शॉर्ट टर्म मेमोरी, राइट आंसर डी हो जाएगा। ओके, इसको कहा है सेकेंडरी यानी कि द्वितीयक स्मृति, ठीक है, विलियम जेम्स ने। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई। देखो एक चीज बता दूं यहीं पे मैं आपको, है ना, जो आपकी एलटीएम है, लॉन्ग टर्म मेमोरी है, इसको बार्टलेट ने भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक घोषणात्मक और एक अघोषणात्मक, और इसी मेमोरी को टुल्विंग ने भी दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक प्रासंगिक और एक अर्थगत, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, किस मनोवैज्ञानिक ने विस्मरण को एक नकारात्मक पक्ष माना है, फॉरगेटिंग को एज अ नेगेटिव साइड माना है? तो गेल्डॉर्ड है, बार्टलेट है, डिगमैन है या टुल्विंग है? तो आंसर भी कीजिए कि किस मनोवैज्ञानिक ने नेगेटिव एस्पेक्ट माना है विस्मरण, मतलब जब हम चीजों को याद करने की कोशिश करें लेकिन हम वहीं पे उन चीजों को हम भूल जाते हैं, ठीक है, तो ये क्या है, ये किसने कहा है? हाँ, तो ये टर्म आपकी है किसकी? गेल्डॉर्ड की है, ए करेक्ट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ओके, ध्यान दीजिएगा इन सब चीजों को, इंपॉर्टेंट है टॉपिक आपका, हल्के में मत लीजिएगा इसको। चलिए, तो राइमिंग चंकिंग, परिवर्णी शब्द और परिवर्णी पंक्तियां, ओके, मतलब हम चीजों को क्या करते हैं, एकदम राइम करके याद करते हैं, तोड़ तोड़ करके याद करते हैं ताकि याद रहे। तो कैसी विधियां हैं ये? ऑप्शन है स्मृति सहायक है, विस्मृति सहायक है, उपरोक्त तो दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो हम राइम करके, है ना, पीछे जाता है तो खाता है, याद आसानी से गाने वाने यहाँ हो जाते हैं ना, ठीक है। तो ये चीज लाइन भी आपकी सेम सेम, ओके,
जैसे नहीं दोहे वगैरह होते हैं तो याद हो जाते हैं। तो इसे हम जानते, जब याद करने में हेल्प करे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। स्मृति सहायक प्रविधियां हैं, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके कि स्मृति सहायक प्रविधियां किस में हेल्प करती हैं, तो मेमोरी में हेल्प करती हैं, याद करने में आपको हेल्प करती है, स्मृति के साथ में जुड़ी हुई हैं। अगला देखिए आकर के भाई, चित्र आरेखन संबंधी प्रयोग निम्न में से किससे संबंधित है। ओके, देन स्मृति है, विस्मृति है, उपलब्धि है या बुद्धि है। चित्र आरेखन संबंधी प्रयोग निम्न में से किसके साथ में संबंधित है, जल्दी से आंसर कर दीजिए। देखो ये प्रयोग तो किया है बार्टलेट ने, ठीक है, इन्होंने कहा था ना रिकंस्ट्रक्टिव होती है, तो इन्होंने राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, हाँ ए हो जाएगा स्मृति। इन्होंने एक उल्लू का चित्र बनाया था और फिर एक व्यक्ति को दिखाया, ओके, फिर उसने ड्रॉ किया, फिर उतना ड्रॉ किया हुआ है दूसरे व्यक्ति को दिखाया, उसने ड्रॉ किया, फिर इतना ड्रॉ किया हुआ दूसरे को दिखाया, उसने ड्रॉ किया, धीरे धीरे बिल्ली बन गई जाकर के, ठीक है। तो यही है आपका कि चित्र आरेखन संबंधी रिकंस्ट्रक्टिव है, बार्टलेट का है ये आपका। अगला देखिए आकर के, PQRST विधि में आर किसको संदर्भित करता है, ओके, तो रिटेनिंग को मतलब धारण, रीड को रीइंफोर्समेंट पुनर्बलन, या रिट्राइवल पुनः प्राप्ति। तो PQRST एक विधि होती है, स्मृति सहायक विधि है, स्मृति को उन्नत यानी कि बढ़िया करने की विधि होती है, ओके। जहां पर P का भी मतलब है, Q का भी मतलब है, R का भी मतलब है, S का भी मतलब है, T का भी मतलब है, तो आपसे यहाँ पर R का मतलब पूछा है, तो राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। तो PQRST विधि में R रेफर करता है रीड को, बी करेक्ट आंसर होगा। अब आपका काम क्या होगा, आप समझ ही गए होंगे कि कमेंट बॉक्स में मेरे जाने के बाद में बताइएगा P का मतलब क्या है, Q का मतलब क्या है, R बता चुकी हूँ फिर भी आप लिखिएगा, S का मतलब क्या है और T का मतलब क्या है, ठीक है। P से तो प्रीव्यू होता है, याद आ ही गया होगा किसके बारे में बात कर रही हूँ, और ये भी बताना कि दिया किसने है इसको, PQRST मेथड दिया किसने है, ओके। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आकर के भाई, बाधक या हस्तक्षेप के सिद्धांत को किसका सिद्धांत माना जाता है, मतलब जो इंटरफेरेंस आते हैं ना, रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव है ना, स्मृति को चीजों को याद करने में जो बैरियर बनते हैं, बाधा बनते हैं, ओके, जो इन्फ्लुएंस करते हैं, पुराना नए में, नए पुराने में। तो संरचनावादियों का है, व्यवहारवादियों का है, गेस्टाल्टवादियों का है या प्रकृतिवादियों का। बेटा प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव, इनसे भी ग्रेड 2 में क्वेश्चन बने हैं, मैंने पढ़ाया भी है आपको, तो अब आपका काम है उनको पढ़ना और समझना, ओके। तो भाई ये किसका है, राइट आंसर क्या होगा, ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा, हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, व्यवहारवादियों का है, ठीक है। बाधक या हस्तक्षेप सिद्धांत, व्यवहारवादियों में कौन कौन आते हैं, लिखो तब तक कमेंट में जल्दी से, व्यवहारवादियों में कौन कौन आते हैं। चलिए तो अब आप मुझे बताएंगे भाई लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल किससे जुड़ा हुआ है, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल बुद्धि से जुड़ा है, व्यक्तित्व से जुड़ा है, अभिक्षमता से जुड़ा है या स्मृति से जुड़ा है। तो लेवल ऑफ क्या था, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल, हाँ, तो ये राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, स्मृति हो जाएगा, ठीक है, डी करेक्ट आंसर हो गया। पर अब मुझे ये कौन बताएगा लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल किसने दिया है, क्या है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल में, है ना, ये भी तो बताना पड़ेगा। तो आप कहाँ पर बताएंगे मुझको इसको, बोलो, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओके। और जिसने नहीं बताया वो उस पर समझ लें क्या ही होगा उसके साथ में, उससे बात नहीं की जाएगी बिल्कुल भी। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल इंपॉर्टेंट है, ओके, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, तो आप मुझे बताएंगे इसके बारे में, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, ओके, मैं नहीं बताऊंगी उसको, आप ही बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा विस्मरण का सिद्धांत है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगेटिंग, ओके। ऑप्शन है अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर बी है संज्ञानात्मक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर सी है बाधक सिद्धांत, ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो भाई यहाँ पर विस्मरण का सिद्धांत कौन सा है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, आंसर करके बताओ भाई,
विस्मरण मतलब जो चीजें हम भूल जाते हैं, कौन सा सिद्धांत है? हाँ जी, ए, बी, सी, जल्दी से बता दो। हाँ, तो यहाँ पर जो सिद्धांत है वो आपका लगेगा उपरोक्त सभी। अभिप्रेरणात्मक सिद्धांत ये विस्मरण का दिया है फ्राइड ने, कि हमारे जीवन में सुखद और दुखद दोनों प्रकार की घटनाएं होती हैं, लेकिन हम दुखद घटनाओं को भूल जाते हैं, और इसमें एक प्रकार की मोटिवेशन काम करती है, कॉल्ड व्हाट? फॉरगेटिंग, बोलो, है मोटिवेशनल फॉरगेटिंग, अभिप्रेरित विस्मरण। ये आपका संज्ञानात्मक सिद्धांत है कि हम चीज़ों को याद तो करते हैं, लेकिन वो क्या होती, वो अपनी ओरिजिनल आकृति से टूट जाती हैं, मूल आकृति से अलग हो जाती हैं। बाधक इंटरफेरेंस थ्योरी आपकी क्या कहती है भाई? रेट्रोएक्टिव प्रोएक्टिव बाधा उत्पन्न करती किसी चीज को याद करने में। ओके, तो रेट्रो प्रो दोनों याद होने चाहिए। ओके, आइए, निम्न में से बचत विधि किस विधि को कहते हैं? सेविंग मेथड हम किस विधि को कहते हैं? तो ऑप्शन है आपके पुनर्निर्माण विधि, ऑप्शन नंबर बी है आपका पुनः सीखना विधि, ऑप्शन नंबर सी है प्रतिभिज्ञान विधि, ऑप्शन नंबर डी है प्रत्यवहन विधि। तो भाई सेविंग मेथड के नाम से हम किसको जानते हैं? जल्दी से बता दो। सेविंग मेथड, बचत विधि के नाम से। हाँ, देखो आकर के, जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी चीज को बार बार लर्न कर रहे हो, बार बार सीख रहे हो, तो वहां पर फिर एक है ना, एक बार सीखा ज्यादा टाइम लगा, फिर सीखेंगे थोड़ा कम लगेगा, फिर सीखेंगे और कम लगेगा, फिर और, तो टाइम बचत हो रही है, एनर्जी बचत हो रही है ना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर? पुनः सीखना विधि, है ना, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पुनर्निर्माण में क्या करते हैं हम? कुछ जोड़ तोड़ कर देते, कुछ ऐड कर देते हैं। रिकॉग्नाइजेशन में जैसे कि पहले कोई चीज हुई है, दोबारा देखने पे याद आ जाती है हमको कि अरे, है ना, पहचान जाना उस चीज को। रिकॉल मेथड में हम पुरानी जो हमने सीखी चीजें थी उनको हम याद करने की कोशिश करते हैं। तो डी ये हो गया आपका राइट आंसर, यहाँ पर आपका बी हो जाएगा। अगला देखिए आकर के, बेडेली ने निम्न में से किस स्मृति को मानसिक वर्कबेंच कहा है ना? बेडेली ने निम्न में से किस स्मृति को मानसिक वर्कबेंच कहा है? देन ऑप्शन है दीर्घ अवधि स्मृति को, ऑप्शन नंबर बी है लघु अवधि स्मृति को, ऑप्शन नंबर सी है चलन स्मृति को, ऑप्शन नंबर डी है संवेदी स्मृति को। तो बेडेली ने निम्न में से किस स्मृति को मानसिक वर्कबेंच कहा है? तो राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बेडेली ने स्मृति को मानसिक वर्कबेंच कहा है। क्या हो जाएगा? वर्किंग मेमोरी हो जाएगा, चलन स्मृति हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों तो विलियम जेम्स के अकॉर्डिंग ये प्राइमरी थी, ये सेकेंडरी थी। ओके, इनको लोग भूल गए होंगे। अगला देखिए आकर के, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी किसने दिया हुआ है? मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी एटकिंसन एंड सिफ्रिन है, क्रैकन लॉकहार्ट है, थॉमसन है या जॉन्स है? ओके, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी किसने दिया है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? जल्दी से बता दीजिए। मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा? हाँ, यहाँ पर हो जाएगा एटकिंसन एंड सिफ्रिन। ओके, कौन कौन सी मेमोरी? एक सेंसरी एलटीएम मेमोरी, एसटीएम मेमोरी, एलटीएम मेमोरी, और क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया है मेमोरी का लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल। ऊपर पूछा था मैंने आपसे, ओके, आप बताए नहीं थे। क्रैक एंड लॉकहार्ट ने दिया है लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल मेमोरी का, जिसमें इन्होंने एक शैलो लेवल यानी कि उथला स्तर के बारे में बताया है, एक डीप लेवल यानी कि गहरा स्तर। ठीक है, शैलो में क्या होता है? ऊपर ऊपर से चीजों को हम, है ना, समझने की, रिकॉल करने की कोशिश करते हैं। डीप लेवल में आंतरिक, अंदर, डीप, है ना, गहरा स्तर इसे कहते हैं। गहरा संसाधन स्तर जिसको कहते हैं, डीप को शैलो कहते हैं, उथला संसाधन स्तर। ओके, लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल मेमोरी के साथ में जुड़ा हुआ है। ओके, मल्टी स्टोर मॉडल ऑफ मेमोरी एटकिंसन और सिफ्रिन का है। ठीक है, चलिए अगला देखिए आकर के भाई, ऐसी स्मृतियां जिसे किसी आधुनिक कैमरे में लिया गया फोटो, आप बटन दबाएं और 1 मिनट में वो चित्र आपके सामने होगा, तो इसे क्या कहते हैं? मेंटल नेटवर्क, फ्लैश बल्ब, रिटेंशन या वर्किंग मेमोरी? जैसे नहीं हम क्या करते हैं, हम है ना, हल्का सा रिकॉल किया, एकदम से वो फ्लैशबैक आता है हमारे माइंड। ओह शिट, आंसर ही मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो ऐसी स्मृतियां जैसे किसी आधुनिक कैमरे में लिया गया फोटो, आपने बटन दबाया और 1 मिनट में वो आपका फ्लैश बल्ब, है ना। राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। शेयर कर दो भाई, कुछ ही क्वेश्चन बचे हैं आपके,
है ना। और इससे पहले के पेपर भी सारे देख लो आप लोग, ओके, मिस मत करो, पूरी प्लेलिस्ट बनी है CDPY मोनिका करके, होगी, देख लेना, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए, लोग अधूरे या बाधित कार्यों को पूर्ण किए गए कार्यों से बेहतर याद रखते हैं, ये कौन सा प्रभाव है। मान लो मैं बीच में MP टेट ग्रेड 1 के पेपर छोड़ देती, कुछ और कराती, तो आप बार बार मुझसे कहते हैं ना कि मैम वो पेपर रह गए, मैम वो पेपर रह गए, मैम वो पेपर रह गए हैं, ठीक है। और अगर मैं पूरे करा चुकी होती तब तो आपके दिमाग भूल गए होते भाई, है ना, हाँ मैम पता नहीं कराए कि नहीं कराए हैं। तो ये कौन सा प्रभाव है कि जो आधे अधूरे काम होते हैं वो हम ज्यादा याद रखते हैं देन जो कंप्लीट हो चुके होते हैं उनको। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या होगा, फ्लिंट प्रभाव है, जैगर्निक प्रभाव, बिने प्रभाव, या आपका इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर काम करता है आपका कौन सा इफेक्ट, जैगर्निक प्रभाव, बी करेक्ट आंसर होगा। ये बुद्धि के साथ में जुड़ा हुआ है, ओके। ये फ्लिन ने एक प्रयोग किया हुआ था कुछ 8 देशों पर कि बुद्धि में दशाब्दियों में वृद्धि हुई है, एनहांस हुई है। जैगर्निक एक महिला थी, इन्होंने ये प्रभाव, है ना, तो इनके नाम से जाना जाता है। चलिए, टुल्विंग के अकॉर्डिंग दीर्घावधि स्मृति के 2 प्रकार कौन से हैं, घोषणात्मक और अघोषणात्मक। ऑप्शन नंबर बी है प्रासंगिक और अर्थगत, ऑप्शन नंबर सी है केंद्रीय और दृष्ट स्थानिक, ऑप्शन नंबर डी है स्पष्ट और अस्पष्ट। तो भाई टुल्विंग के अकॉर्डिंग दीर्घावधि स्मृति के 2 प्रकार कौन से हैं, आंसर कीजिए जल्दी से। टुल्विंग के अकॉर्डिंग, हाँ, तो टुल्विंग के अकॉर्डिंग जो आपके 2 प्रकार हैं मेमोरी के, वो हैं प्रासंगिक और अर्थगत, ठीक है। ये घोषणात्मक और अघोषणात्मक ये हैं बार्टलेट के अकॉर्डिंग, ओके। और स्पष्ट अस्पष्ट इन्हीं को कहते हैं, ये वर्किंग मेमोरी में आते हैं आपके। अगला देखिए यहाँ करके, हाय हाय क्या क्वेश्चन है ना। अभी ये शाम को 9 बजे हम लोगों ने किया है ना। मैजिक नंबर ऑफ मेमोरी कौन सा है, 7 + -2, 7 + -5, 7 + -6। ग्रेड 2 में ये सवाल आया है आपका, और आज ही शाम को 9 बजे मैंने यूट्यूब पे कराया है, ओके। 7 + -6, 7 + -3। मैजिक नंबर ऑफ मेमोरी किसने दिया है, मिलर ने दिया हुआ है ना। चंकिंग की घटना आपकी होती शॉर्ट टर्म मेमोरी में, तो कौन सा मैजिक नंबर है, हाँ जी, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 7 + -2, ए राइट आंसर हो जाएगा। अब ज्यादा दिमाग मत लगाना कि होता क्या है, ये क्या होता, नहीं तो तुम और कंफ्यूज हो गए, ऑलरेडी बहुत हो। चलिए, स्मृति में डीप लेवल और शैलो लेवल की व्याख्या किसने करी है ना। गहरा संसाधन स्तर और उथला संसाधन स्तर, ओके। उथला मतलब ऊपर ऊपर, गहरा मतलब डिटेल डीप में। क्रैकन लॉकहार्ट है, ऑप्शन नंबर बी है टुल्विंग है, ऑप्शन नंबर सी है बार्टलेट, ऑप्शन नंबर डी है एबिंगहॉस, ओके। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा ए, क्रैकन लॉकहार्ट, है ना। लेवल ऑफ प्रोसेसिंग मॉडल के 2 लेवल हैं, एक शैलो लेवल, एक डीप लेवल, तो इन्होंने दिया हुआ है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए और आंसर कीजिए आकर के भाई। किस मनोवैज्ञानिक ने अपनी विचारधारा में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, तो जल्दी से आंसर करके बता दो। बार्टलेट है, एबिंगहॉस है, डेलनबैग है, या पिलजेकर है। देखो सॉरी, बकवास शब्दांश या निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है, क्वेश्चन बना हुआ भी है MP टेट के ग्रेड 2 में, ओके। तो आंसर करके बता दो जल्दी से। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, एबिंगहॉस, ओके। इन्होंने आपको दिया हुआ है ये, ओके, बी राइट आंसर होगा। और इन्होंने क्या किया था, खुद पे ही प्रयोग कर लिया था, ओके। अब मतलब पूरा प्रयोग खुद पे कर लिया था, ओके। महान मनोवैज्ञानिक रहे हैं एबिंगहॉस। अच्छा, एबिंगहॉस जो है वो किसके जनक हैं, बोलो, अधिगम मनोविज्ञान के जनक हैं एबिंगहॉस, ठीक है। और वेट सॉरी, ओके, अधिगम मनोविज्ञान के जनक है, और TLM को इन्होंने मीनिंगलेस, है ना, सामग्री बताया है कि वेस्टेज होता है TLM, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, उसको वेस्ट बोला हुआ है। अगला देखिए आकर के, धारण अंतराल में जब व्यक्ति नए पाठों को सीखता है तो इसका प्रभाव पहले से सीखे गए विषय में उत्पन्न स्मृति चिन्हों पर पड़ता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर ये कह रहे हैं कि जब हम किसी नए पाठ को सीखते हैं
तो इसका प्रभाव जो हमने पहले सीखा था इस पे पड़ेगा, मतलब नया वाला बाधित करेगा पहले वाले को। हम पहला भूलना शुरू कर देंगे, सॉरी पहला वाला भूलना शुरू कर देंगे पुराना वाला नए के चक्कर में। तो ये कौन सा प्रकार का इंटरफेरेंस है, अवरोध है? पूर्वलक्षी यानी कि रेट्रोएक्टिव है, प्रोएक्टिव है, बाइलैटरल है या नाइदर ऑफ द एबव, कोई नहीं है। या तो आंसर करो जल्दी से। नया वाला है ना पुराने को बाधा कर रहा है, पुराने वाले को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए बी सी डी, बोलो। हाँ, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए हो जाएगा, रेट्रोएक्टिव हो जाएगा। लेकिन जब पुराना कुछ याद हो और वो नए वाले में बाधा पहुंचाएगा तब आंसर होता है प्रोएक्टिव। ठीक है, इंपॉर्टेंट है, बता दिया हालांकि मैंने आपको। चलिए, तो स्मृति के ये थे कुछ एक आपके क्या कहते हैं सवाल। 30 क्वेश्चंस थे आपके, कुछ एक नहीं थे। इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेमोरी। ठीक है, हर एक चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके, कौन सी चीज कहाँ पर होती है, किस नाम से है, तो ये सब इम्पोर्टेंट है और आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लो। बाकी मेमोरी टॉपिक मैंने अपने यूट्यूब पे कराया हुआ है, वी टीचर्स पे। ओके, ये यहाँ पर पढ़ाया है, तो आप आकर के वहाँ पर देख सकते हैं। ओके, तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी। बाकी अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे फॉलो कर लीजिए, वहाँ पर भी मैं प्रैक्टिस और कंप्लीट थ्योरी कोर्स आपको प्रोवाइड करती हूँ। रेफरल कोड MK200 से मिलता है आपको 10% का बढ़िया डिस्काउंट। ओके, तो अब हम लोग मिलेंगे कल एक नए टॉपिक के साथ में। नए टॉपिक के MCQs होंगे आपके, तो वो टॉपिक भी हम क्या करेंगे, मजबूत करेंगे, स्ट्रॉन्ग करेंगे। ओके, आप लोग प्लीज़ पढ़ते रहिए। और ग्रेड 1 ग्रेड 2 दोनों पेपर करा दिए मैंने। ग्रेड 2 के पेपर मैंने अपने यूट्यूब पे कराए हैं, ग्रेड 1 के पेपर यहीं पे करा दिए हैं। ओके, तो आप लोग देख लीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम है, सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इससे पहले के जो प्रीवियस वीडियोस हैं उनको आप लोग कवर कर लीजिए, आपको हेल्प करेंगे आने वाले एग्जाम में। बाकी रोज रात को 10:30 बजे आप लोग मेरे साथ में बने रहिए। और हाँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को तो कर दीजिए और लाइक भी कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर दो और इसको आप लोग शेयर कर दो जाकर के अपने दोस्तों के साथ में। ठीक है, बाकी वो लोग भी देख लें। चलिए, ठीक है, तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर मिलेंगे हम लोग अगली क्लास में, तब तक के लिए अपना अपना ख्याल रखिए। गुड नाइट।